हैं? क्या कक्षा में 48 बच्चे हैं? देखो, क्या कक्षा में 48 बच्चे हैं? आप नीचे लिखिए नई लाइन से, नई लाइन से लिखिएगा ऐसे फर्स्ट, ऐसे लिखिएगा फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल है ना, क्वेश्चन दे दिया आपको। अब हम आपको दो जानकारियां दे रहे हैं कि किससे आप आंसर निकालेंगे। तो पहली जानकारी लिखिए, इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या के बीच, इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या के बीच क्रमशः सफल हो गए, क्रमशः 5:3 का अनुपात है, क्रमशः 5:3 का अनुपात है, क्रमशः 5:3 का अनुपात है, क्रमशः 5:3 का अनुपात है। लिखा, क्रमशः 5:3 का अनुपात है तथा इन दोनों के बीच में अंतर, क्या लिखा? तथा इन दोनों के बीच में अंतर, तथा इन दोनों के बीच में अंतर अंतर 12 है, 12 है। दूसरी जानकारी लिखिए, दूसरी जानकारी, इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों के बीच क्रमशः अनुपात, इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों के बीच क्रमशः अनुपात 3:2 है, 3:2 है तथा 3:2 लिखा है क्या? एक काम करिए, इसको 3:2 ना करिए, इसको कर लीजिए आप, इसको कर लीजिए सर, 3:2 के बजाय एक काम कर लीजिए 7:5 है, 7:5 है तथा इन दोनों के बीच में अंतर, 10 है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया और उसका आंसर निकालने के लिए दो जानकारियां दी गई। अब आपको बताना है ऑप्शन रटे रटाए ऑप्शन होते हैं डेटा सफिशिएंसी के, वैसे तो हम सभी को पता होंगे। मैं दोबारा से एक बार रिवीजन के लिए लिख दूंगा सामने कि आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, मतलब किससे आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये आपको बताना होगा कि आंसर किससे आएगा है। ऑप्शन ए ये कहता है सर, जब आपको लगता है कि पहली जानकारी पर्याप्त है, मतलब पहले से आंसर आ जाएगा लेकिन दूसरी जानकारी से आंसर नहीं आएगा, जब केवल फर्स्ट डेटा आपका सफिशिएंट होगा। बी होता है तब जब पहले से आंसर नहीं आएगा लेकिन दूसरे से आंसर आ जाएगा। ये गलत सही के चक्कर में ना पड़ना, ये ऐसा नहीं लिखा होता जैसे अब लिख रहा है। यहाँ लिखा होता है, ये इसमें ये लिखा होगा कि यदि केवल पहला आंकड़ा ही पर्याप्त है और दूसरा अपर्याप्त है, ये लिखा होगा। ये पूरा ऑप्शन होता है, उसको मैंने कंसाइज करके छोटा करके यहाँ लिखा है। जब केवल पहला ही आपको सफिशिएंट लगे और दूसरा इनसफिशिएंट लगे, जब पहली जानकारी से आंसर आए लेकिन दूसरे से ना आ पाए तो ऑप्शन ए। बी कब लगाएंगे? जब पहले से ना आए लेकिन दूसरे से आ जाए। सी कब लगाएंगे? इधर और, या तो पहले से आए या दूसरे से। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका सही मतलब होता है कि पहले से भी आ जाएगा और दूसरे से भी आ जाएगा।
और डी का मतलब होता है सर कि ना तो पहले से आएगा और ना ही दूसरे से, दोनों से अकेले अकेले भी नहीं आ पाएगा और दोनों को मिला दें तब भी नहीं आ पाएगा। और ई का मतलब होता है कि जब दोनों को मिलाएं तभी आ पाएगा, तभी आ पाएगा। हाँ अच्छा, ए वाले कितने लोग हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। और ए के अलावा वाले? तीसरा। और सी, और कौन सा? सी। आंसर सी सही, आंसर सी सही। आइए समझते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। हमसे किसी ने ये पूछा, किसी ने हमसे ये पूछा, सुनना ध्यान से, संजय सर क्या आप जीएस पढ़ाते हैं? संजय सर क्या आप जीएस पढ़ाते हैं? संजय सर क्या आप जीएस पढ़ाते हैं? तो अब मेरा आंसर आएगा, तो मेरा आंसर दो ही शब्दों में आएगा। अगर मैं जीएस पढ़ाता हूँ तो मेरा आंसर आएगा हाँ, अगर मैं जीएस नहीं पढ़ाता हूँ तो मेरा आंसर आएगा ना। मैं चाहे हाँ बोलूं चाहे नहीं बोलूं, आंसर तो मैंने दोनों में दिया। सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर दिया कि नहीं दिया? उसने पूछा क्या आप जीएस पढ़ाते हैं, तो अगर मैंने कह दिया हाँ तो भी आंसर दिया, मैंने कहा नहीं तो भी तो आंसर दिया। अगर मैं चुप रहता तो आंसर नहीं दे रहा, लेकिन जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पर मैंने चाहे हाँ बोला चाहे ना बोला, आंसर तो दोनों में दिया। इस बात का मतलब क्या होता है? सुनो, जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्या, जब भी कभी प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, तो क्या वाले प्रश्न का उत्तर जो होता है वो हमेशा हाँ और ना में ही आता है, इससे ज्यादा होता नहीं है। ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यू लेने के लिए जब वो बैठेंगे पैनल, तो आपसे पूछेंगे, जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, क्या आप इंटर में साइंस साइड थे, तो आपका जवाब हाँ या ना में ही होना चाहिए। अब तुम वहां शुरू हो जाओ, सर एक्चुअली मैं इंटर में करना चाह रहे थे साइंस साइड, हमारा तो मन था पर पापा मना कर दिए, बोले कि आर्ट साइड कर लो और फिर तैयारी कर लेना। तो फूफा के यहाँ घर रहने गए, तो वहीं हम पढ़े थे, तो जालौन में घर है उनका, वहीं हमने विद्यालय में एडमिशन लिया, तो वहाँ व्यवस्था चलती बता रहे थे। तो ये कहाँ जवाब है यार? उनका सवाल था क्या, क्या मीन्स हाँ या ना में जवाब दो, बात खत्म। जहां तुम एलेबोरेट करोगे, जहां तुम अननेसेसरी बातें बोलते जाओगे, वो खिसियाते जाएंगे, आपके नंबर माइनस होते जाएंगे। ये खास बात होती है। क्या वाले क्वेश्चन वर्ड का आंसर केवल दो ही शब्दों में आता है, हाँ और ना। क्या मेरी बात याद रहेगी? क्या का मतलब केवल आंसर हाँ में दीजिए या ना में। आइए बोलते हैं सवाल क्या था। सवाल क्या था, पढ़िएगा। सवाल ये था कि क्या क्या था, क्या कक्षा में 48 बच्चे हैं? यही तो है। तो अगर होंगे तो हाँ कह देना, नहीं होंगे तो ना कह देना। अब पहली जानकारी की अगर बात करें, तो पहली जानकारी की बात करें, दोनों के बीच में रेशियो कितना दिया है? लड़की और लड़कियों। तो सर आपको बॉयज और गर्ल्स के बीच में रिस्पेक्टिव रेशियो दिया है 5:3, सही है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का दिया है? 12 का। तो आपके हिसाब से मान लो लड़के 5 है लड़कियां 3 है, मान लो लड़के 5 है लड़कियां 3 है, तो आपके हिसाब से दोनों का जो अंतर है क्या वो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 आ रहा है। जबकि हकीकत में अंतर कितना दिया है? 12। तो 2 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 तो 5 बराबर, जल्दी बोलो 30, 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18। तो आपने कहा सर जी ये 30 आ गई, 18 आ गए, जोड़ दो कितना आया? 48। तो आपके हिसाब से क्लास में टोटल बच्चे कितने आ गए? 48। अब उनके क्वेश्चन पे जाओ, अब उनके क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन क्या था? क्या कक्षा में 48 बच्चे पढ़ते हैं? तो आपने निकाले 48 ही आ रहे हैं, तो आपने कहा हाँ सर पढ़ते हैं, कक्षा में 48 है। आंसर हाँ में आया तो आपने टिक लगा दिया क्योंकि आंसर आया। अब दूसरी जानकारी देखो। दूसरी जानकारी क्या थी? 7:5। लड़के लड़कियां था, हाँ। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है? 7:5। अंतर कितना? 10। आपके हिसाब से बेटा 7 और 5 का अंतर है कितना? 2। आपके हिसाब से अंतर है 2, उनके हिसाब से 2 बराबर 10, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 तो 7 बराबर 35, और 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25। तो आपने कहा सर ये आ गया 25 और 35, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 60। उसमें तो 60 है। अपना क्वेश्चन फिर से याद करो क्या था? क्वेश्चन याद करो क्या था? क्या कक्षा में 48 बच्चे हैं? और आप क्या कक्षा में 48 बच्चे हैं? और दूसरी जानकारी से निकले कितने हैं? 60। आपने कहा नहीं सर 48 नहीं। तो अगर आपने बोला नहीं तो आंसर तो अभी निकाला। उनका क्वेश्चन क्या था? क्या 48 है? तो अगर 48 है और आपने हाँ में आंसर दिया तो भी आंसर दिया, और अगर 48 नहीं है तो भी आंसर तो निकला। तो आंसर तो इससे भी आया, तो आंसर होगा पहले से भी आया और दूसरे से भी आया। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? अभी और समझ में आएगी। एक एग्जांपल हम देंगे, इसमें थोड़ी बहुत आई कि नहीं है? क्या हाँ मतलब अंतर नहीं निकल रहा।
उससे मतलब नहीं है। तुमने जब दूसरी वाली पे ध्यान दिया तो तुम पहली वाली पे भी ध्यान दे रहे थे, उसको तुम भुला नहीं पा रहे थे। पहले वाली को भुलाना बहुत मुश्किल है, हम जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। नहीं भूल पा रहे ना तो पहली वाली को अभी, अरे भूल नहीं रहे यार, हम जानकारियों की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम जब इसको देख रहे हैं पता ही नहीं कहाँ 8 क्या 12 हो दिख रहा था, तुम्हें दिख क्या है? नहीं दिखना चाहिए, मतलब समझ में बिल्कुल सरल शब्दों में कि सर अगर ध्यान दे तो आंसर पहले से जब आया जो भी निशान लगा, निशान लगाने के बाद इसको भूल गए, हटा दिया, है ही नहीं पहली जानकारी। अब सर क्वेश्चन है और केवल दूसरी जानकारी है, केवल क्वेश्चन है और केवल दूसरी जानकारी है, तो आंसर इससे अगर देखें तो आंसर हाँ या ना में आंसर तो है। एक क्वेश्चन ओरल बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए ओरल, बिना पेन चलाए ओरल, ओरल बताइएगा। क्या रवि, सुनिएगा बस पेन में चलाना, क्या रवि शुक्रवार को फिल्म देखने गया? क्या रवि शुक्रवार को फिल्म देखने गया? क्या रवि शुक्रवार को फिल्म देखने गया? सुन लिया? ठीक। अब नंबर 1 पहली जानकारी, पहली जानकारी, रवि फिल्म देखने के लिए बृहस्पतिवार के बाद तथा शनिवार के पहले गया। रवि फिल्म देखने के लिए बृहस्पति के बाद और शनिवार के पहले गया। क्या पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आ रहा है? सही का निशान लगा दिया, उसको हटा दीजिए। क्वेश्चन में दोबारा से बोल रहा हूं, क्या रवि शुक्रवार को फिल्म देखने गया? और जानकारी दूसरी रवि मंगल के बाद, रवि मंगलवार के बाद और शनिवार के पहले गया। रुको, अच्छा रुको, थोड़ा चेंज कर, मंगल के बाद लेकिन बृहस्पति के पहले गया। रवि मंगल के बाद लेकिन बृहस्पति के पहले गया। हाँ, तो इससे आप दिन कौन सा निकला? मंगल के बाद लेकिन बृहस्पति के पहले, दिन कौन सा निकला? बुधवार। ठीक। क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या शुक्रवार को गया, तो इससे तो बुध निकल रहा, तो आप कहोगे हाँ नहीं बुधवार, शुक्रवार को नहीं जा रहा है इससे, तो आंसर तो इससे भी आया ना। जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आया कि नहीं आया? उनका बस क्वेश्चन इतना था क्या शुक्र को गया, आपने कहा सर नहीं शुक्र को नहीं गया, तो आंसर तो इससे भी आया। तो सर आप ऑप्शन क्या लगाओगे सर? आप क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते हैं, इनमें बड़ा विवाद होता है। अक्सर आपको बता दें, आप किसी से पूछ लेना, आपके वो मित्र जो आपको लगता है कि तैयारी करते करते जिनको एक अरसा हो गया है और बढ़िया तैयार हो चुके हैं, अब ऐसे लोगों के बीच में भी आप इन क्वेश्चंस को कभी डिस्कस करना, विश्वास मानना, 100 में से 95% लोग आंसर गलत देंगे, वही जो आपके मन में पहले आया था वही देंगे। 5% ही होंगे जो शायद इन बातों को रियलाइज करेंगे। तो आपको उन्हीं 5% पे रहना है, भीड़ से अलग होना है। चलिए इसको सर ड्रॉप कर दें। जब डेटा सफिशिएंसी टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें हम लोग पूरी रीजनिंग का रिवीजन करेंगे, पूरी रीजनिंग का कंप्लीट रिवीजन होगा। ठीक है, अच्छा जी भैया। हाँ, जब पहले से भी ना आ पाए, दूसरे से भी ना, मतलब दोनों से नहीं आए ऐसे बोल रहे हो। हाँ, अगर मान लो पहले वाले से दिन निकल रहा रविवार मान लो और दूसरे वाले से बुधवार निकल रहा है और क्वेश्चन में पूछा था क्या शुक्रवार को पड़ता है, तो आपका आंसर तो दोनों से आया, पहले से भी नहीं दूसरे से भी नहीं, आंसर तो आया है ना। तो फिर आंसर वही लगेगा सी। दोनों से आ गया तब भी सी, और अगर दोनों से नहीं में आया तब भी सी, तब भी सी। हाँ, तब नहीं निकलेगा। अगर बोलता है कि क्या रवि शुक्रवार को फिल्म देखने गया, तो जानकारी अगर ये दे रहा है कि रवि मंगल के बाद लेकिन रविवार के पहले गया, मंगलवार के बाद लेकिन रविवार के पहले गया, तो अब तो बहुत सारे दिन आ, तो आप कंफर्म है, समझ रहे हैं? तो आंसर क्या होगा सर? आप आंसर पहले से तो आया, मान लीजिए जो पहली होगी एक दूसरे वाले से नहीं है इस केस में। चलिए, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने का हमारा मन था, बहुत जोर से मन कर रहा था, इनपुट आउटपुट। देखो ऐसा है, तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, लेकिन तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इनपुट आउटपुट को कहीं कहीं आप देखना तो किताबों में मशीन इनपुट भी लिखा हुआ मिल जाता है, और इसी का नाम होता है सर निवेश तथा प्राप्ति। निवेश तथा प्राप्ति। ठीक, शुरू करते हैं।
देखिएगा सर, निवेश तथा प्राप्ति। देखिएगा सर, है क्या इसमें, आपको ये टॉपिक है, इसमें करना ये है बेसिकली इनपुट मतलब आप कोई भी बात बोलते हो वो इनपुट है। हमने कोई क्वेश्चन बोला वो इनपुट है, और आप जो आंसर दे रहे हो या आपको जो समझ में आ रहा है वो आउटपुट है। आपने एडमिशन लिया इनपुट है, आपको बदले में पढ़ाई मिली वो आउटपुट है। समझ रहे हैं? ठीक है। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा खींच के, इनपुट, और थोड़ी देर बाद उसने फोन करके 100 लड़के बुला लिए, क्या हो गया? आउटपुट हो गया। सही बात है ना? ठीक है। अब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसा इनपुट हो वैसा आउटपुट। आपने एक थप्पड़ मारा, उधर से 100 थप्पड़ पड़ गए, तो इनपुट जैसा वैसा आउटपुट आया। आपने किसी के पैर छुए, सामने वाले ने कहा जल्दी ब्याह हो जाए, ठीक है, खुशियां हैं भाई, आपने पैर छुए, आप बदले में आपको भी अच्छी चीज मिली, ठीक। लेकिन हमेशा नहीं होता कि जैसा इनपुट वैसा हो, कभी कभी इनपुट के उल्टा होता है आउटपुट, होता है। देखिए ये सही बात है, ऐसा है, ये सही में आप लोग के दैनिक जीवन में है। हमने बहुत पहले बताया होगा, जैसे मान लो हमारे जैसा कोई सीधा इंसान चला जाता है रास्ते में कहीं, हैं, मान लो हमारा ब्याह नहीं हुआ थोड़ी देर के, लेट अस कंसीडर, चला जा रहा है रास्ते में, और भी लोग जा रहे हैं, हमारे मन में लड्डू फूटा, हम पहुंचे उनके पास में, उनमें से किसी एक को हमने पास में बुलाया, या हम पहुंच गए लबर लबर करके, हम पहुंचे, हमने वो 3 शब्द बोल दिए, नहीं बोलने थे, ये है इनपुट। ये क्या है? इनपुट। जरूरी है कि आउटपुट में वही आए, हो सकता है आउटपुट में पिटाई आ जाए, उसके कई भाई उनको पता ही नहीं था। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि जैसा इनपुट हो हमेशा वैसा ही आउटपुट, कभी कभी आउटपुट उल्टा भी हो जाता है। तो इसलिए ये दैनिक जीवन की बातें हैं ना। चलिए मुद्दे पे आते हैं। इसमें करने हम लोग क्या वाले हैं, इसमें हम लोग ये करने वाले हैं सर कि आपको एक कोई सेंटेंस, कोई वाक्य दिया जाएगा, उसमें या तो पूरे शब्द होंगे अंग्रेजी के, या संख्याएं होंगी, या फिर शब्द और संख्या दोनों मिले होंगे। आपको एक सेंटेंस दे देंगे, और वो सेंटेंस होगा ऐसा कि जो बड़ा उटपटांग लिखा होगा, पहले को एक शब्द हो, फिर को 10-12 संख्याएं हो, फिर 4 शब्द हो, फिर 2 संख्याएं हो, और वो भी कोई क्रम से नहीं हो, सीक्वेंस में नहीं हो, उल्टे सीधे होंगे। अब आपको उनको सबको सही तरीके से सजाना है, अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है सही ढंग से। तो आप एक एक करके उनको व्यवस्थित करते हो। तो व्यवस्थित कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग, ठीक है, या पुनर्व्यवस्था या रीअरेंजमेंट। और इस पुनर्व्यवस्था के बाद में जो आखिरी में मिलता है उसे बोलते हैं आउटपुट, ठीक। एक एक करके सही करना होता है, एक एक करके, एक बार में एक को ही सही करना है, एक बार में सबको मत सही कर देना। अब जल्दी से बात को हम इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पर कि जैसे मान लो ये क्लास है पूरी भरी हुई है, एक भी स्टूडेंट की जगह नहीं, मान लेते हैं पूरी सीटें भरी है, बिल्कुल जगह नहीं है, पूरी क्लास भरी हुई है, जरा भी जगह नहीं। अब हमारे मन में ये आया कि हम इन सभी लोगों को जो बैठे हुए हैं इनको भी सही क्रम से बैठाना चाहते हैं, इनकी एज के हिसाब से। अब ये सब गलत गलत बैठे हैं, तो हमने पूरी क्लास में हमने कहा कि भाई जो सबसे छोटी उम्र का स्टूडेंट है वो आ जाए। तो किसी ने हाथ उठाया, सर जी मेरी उम्र है 17 साल। हमने कहा बेटा आ गया। वो 17 साल वाला स्टूडेंट आगे आया, मैंने कहा तुम्हें इधर बैठना है। तो मैंने इन सभी लोगों से कहा कि थोड़ा सा खिसक जाइए तो मैं इसको बैठा दूं। तो इन लोगों ने हमसे कहा कि सर जगह ही नहीं, हम किसके कहा, जगह ही नहीं, पूरी क्लास भरी हुई है, जरा सी भी जगह नहीं है बच्चे की, आप कहाँ बैठलवा रहे हो। हमने कहा नहीं खिसकिए, इन्होंने मना कर दिया, नहीं खिसक पाएंगे, जगह नहीं। हमने कहा बेटा खिसको, जगह बन जाएगी, क्योंकि इस लड़के को मैं जहां से उठाकर लाया हूँ वहां एक की जगह खाली हो गई। तो जब आप लोग खिसकोगे तो खिसकते खिसकते वो एक जगह भर जाएगी। तो बताओ एक बंदे की जगह जनरेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बैठा दिया, ठीक। 17 साल। हमने कहा भाई 18 साल का कौन है? एक ने हाथ उठाया, सर हम 18 साल। हमने कहा आ जाओ 18 साल। हमने फिर से इन लोगों से कहा थोड़ा सा खिसक दिए, खिसक गए लोग, 18 वाले को बैठा दिया। क्या बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही बैठाते 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 रास्ते में पहुंचे कहीं पर 23 साल। अब नंबर आया 23 साल का। तो हमने कहा भाई 23 साल का कौन? तो 22 के बगल में जो बैठा था इत्तेफाक से वो 23 ही बैठा था, तो वो सही जगह बैठा था। तो उससे ये तो नहीं कहा जाएगा खड़े हो जाओ बैठ जाओ, सही जगह बैठे हो, बैठे रहो यार, टाइम बचा, मेहनत बची, बैठे रहो। 23 के बाद 24 कौन है? तो धोखे से 24 भी सही जगह बैठा था। तो अगर सही जगह बैठा था तो क्या हमें कोई मेहनत करने की जरूरत है? नहीं। तो हमारी मेहनत तब मानी जाएगी जब हम किसी को कहीं से लाकर बैठा लें। क्लियर हो रहा है? लिखिए, लिखिएगा, निर्देश बना के लिखिएगा, निर्देश बना के। निर्देश, जब किसी शब्द इनपुट को, जब किसी शब्द इनपुट को, जब किसी शब्द इनपुट को
किसी इनपुट मशीन में लिखा जाता है, किसी इनपुट मशीन में लिखा जाता है, किसी इनपुट मशीन में लिखा जाता है तो किसी विशेष नियम के अनुसार, तो किसी विशेष नियम के अनुसार, तो किसी विशेष नियम के अनुसार यह इसे कई चरणों में पुनर्व्यवस्थित करती जिसका उदाहरण निम्नलिखित है, जिसका उदाहरण निम्नलिखित है। लिखा बेटा, जिसका उदाहरण निम्नलिखित है। ठीक है, अब नई लाइन से लिखेंगे, ये एग्जांपल है। अच्छा, एक बात तो विशेष ध्यान रखना, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा इनपुट आउटपुट का, तो उदाहरण जरूर आएगा, बिना उदाहरण के कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो एक्चुअली उदाहरण क्यों पूछ देता है? उदाहरण इसलिए देता है ये बताने के लिए कि भैया चल क्या रहा है। जरूरी है कि जो शब्द हो वो बढ़ते क्रम में लगे हो सकता है घटते क्रम में लगे, संख्याएं हो सकता है सम में लगी हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से उसको एक उदाहरण देना पड़ता है बताने के लिए, समझाने के लिए, डेमो कह सकते हो। तो इनपुट दिया गया है, इनपुट में क्या दिया गया है समझिएगा। इनपुट में दिया गया है सर मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश के बाद है सर आर्ट, आर्ट के बाद में है सर फिजिक्स, फिजिक्स के बाद में है सर, फिजिक्स के बाद में है सर, फिजिक्स के बाद में है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद में है सर रीजनिंग। ये हमको सर कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। अब क्या हो रहा है समझिएगा। सबसे पहले चरण में इन्होंने इस पूरी भीड़ में से, सबसे पहले चरण में इन्होंने इस पूरी भीड़ में से इन्होंने सबसे पहले रीजनिंग शब्द को उठाया और आगे लिख दिया। एक बार में एक शब्द को उठाया, आगे लिखा। एक बार में एक ही इंसान सही जगह पे आएगा, एक इंसान सही जगह पर आ गया और बाकी पूरी क्लास इसके आगे जुड़ जाएगी। यहीं से मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये पूरी क्लास इसके आगे जुड़ गई। अब आते हैं लोग चरण 2 में। चरण बोलते हैं हिंदी में कुछ, चरण स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में देखो रीजनिंग तो सही जगह बैठ चुका था, जो ये स्टूडेंट था ये वाला, ये सही जगह आके बैठ गया था। अब इसके बाद का नंबर आया तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इस भीड़ में से इंग्लिश शब्द को उठाया। रीजनिंग से इंग्लिश जुदा नहीं हो सकता है। मैथ्स, हिंदी, हम लोग यार हमेशा हमको गलत समझते हो, जबकि वैसे है नहीं, हम बहुत बढ़िया इंसान हैं, तुम लोग यार मानते नहीं कभी भी। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। अब आता है सर स्टेप 3। स्टेप 3 में इनके मन में क्या चल रहा था पता नहीं, लॉजिक क्या चल रहा था, वैसे शायद समझ गए होंगे कुछ आता है। बहुत बढ़िया। इंग्लिश, इंग्लिश के बाद इन्होंने बेटा लिखा हिंदी। इन्होंने इस भीड़ में से हिंदी शब्द को उठाया, यहाँ पे लिखा और बाकी पूरी पिक्चर इसके आगे जोड़ दी। मैथ्स, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब आ गए सर चरण 4 में, स्टेप 4 की बात करते हैं सर। स्टेप 4 में इन्होंने कहा कि देखो भाई रीजनिंग तो सही जगह बैठ चुका है, इंग्लिश भी सही जगह बैठ चुका है बेटा, है ना। अच्छा, इंग्लिश के बाद में सर इन्होंने कहा कि हिंदी भी सही जगह बैठ चुका है। इसके बाद में इनके हिसाब से, इनका जो लॉजिक चल रहा था उसके हिसाब से, हाँ उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि अब नंबर आना चाहिए फिजिक्स का, फिजिक्स, फिजिक्स। और बाकी की पूरी कहानी इसके आगे जोड़ दीजिए सर जी। हमने कहा ठीक है अभी जोड़ते हैं, बाकी की पूरी कहानी हमने इसके आगे जोड़ दी। ठीक है,
अब इसके आगे और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस्मत इतनी अच्छी है हमारी कि सर इसके आगे के जो लोग हैं वो अपने आप सही जगह बैठे हुए हैं, आगे प्रयास की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, सब सही जगह व्यवस्थित हो चुके हैं, तो और अननेसेसरी स्टेप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अतः चरण 4 ही इस पुनर्व्यवस्था का बेटा, इस पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। Hence, fourth step is the last step of given rearrangement. चरण 4 को ही कहा अंतिम कहा, 3 को कह देते, एक और बना देते 5वां, उसको कह देते, 4 को ही क्यों कह रहे? क्योंकि 4 पे सारे शब्द व्यवस्थित हो गए, जैसे चाह रहे थे वैसे हो गए। कैसे चाह रहे थे आप बता दो? हाँ, पीछे वाले यहाँ पर समझिएगा, चरण 4 को अंतिम इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो शब्द हैं वो हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि सभी शब्दों को पीछे से देखा गया, पीछे से देखा गया और फिर डिक्शनरी के हिसाब से लगाया गया। देखो इसमें सबसे बेटा थोड़ा सा जल्दी लिखा है, इसलिए समझ रहोगे आप लोग, हैं? ये ING है, समझ जाओगे नहीं? ठीक, तो देखो सबसे पीछे यहाँ क्या लिखा है? G, यहाँ क्या लिखा है? H, यहाँ I, S T Y। तो डिक्शनरी देख लेते हो, डिक्शनरी के हिसाब से सबसे छोटा G, से बड़ा H, से बड़ा I से बड़ा S, तो S तो इसमें भी, S तो इसमें भी, जब दोनों में S है तो डिक्शनरी के हिसाब से चलेंगे, तो S अगर दोनों में सेम है तो S के बाद का अक्षर क्या है? C, यहाँ पर क्या है? H, ABCD में छोटा क्या? C, इसलिए पहले C वाला, और फिर कौन आया? H वाला, इससे बड़ा T से बड़ा Y। बात समझ में आई? नहीं आई? इसका मतलब कि ये जो मकसद था ये इनके दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था और ये इसी पर काम कर रहे थे, तभी तो पूरी भीड़ में से इन्होंने, इस इनपुट में से, पूरी भीड़ में से इन्होंने रीजनिंग को ही तो उठा के सबसे आगे लिखा। रीजनिंग को ही क्यों लिखा सर? वो आर्ट को लिख देते, लेकिन रीजनिंग को ही लिखा, इसका मतलब इनके दिमाग में चल रहा है कि वो शब्द को आगे से नहीं पीछे से देखेंगे। और यहाँ पर सर हमारी और आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि सर हम आगे से लगा देते हो, हम आगे से आर्ट को देखें, ए से देखें, तो नहीं, हमारी इच्छा क्या है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सर, वो क्या सॉफ्टवेयर अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या मेथड लगा रहे हैं, वो उनके साथ चलना है। क्या उनका उदाहरण समझ में आ गया? अब आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। लिखिए इनपुट, इसी के हिसाब से सॉल्व करना होगा और तसल्ली से एक एक करके सॉल्व करना होगा। ठीक, इनपुट इसी उदाहरण के हिसाब से करना होगा। इनपुट मैं लिख रहा हूँ, इनपुट सर, इनपुट दिया है सर कानपुर, भोपाल, झांसी, आगरा, फिर लिखा है सिटी, ये अलग है, सिटी शब्द अलग है, ध्यान रखना, सिटी। ठीक है, उसके बाद में लिखा है सर लखनऊ, फिलहाल ये बस, ये एक एक करके व्यवस्थित करिए। बेटा आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा इससे? भैया लोगों क्लियर है बेटा? दिखाई पड़ रहा? ईमानदारी से सॉल्व करना, पेमेंट्री नहीं चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तीसरा चरण, चौथा चरण, ईमानदारी से करना। वैसे कितने चरण हो रहा है? चेक करो, 4 5 अंतर तो 4 में चेक करिए सर, 4 की 3 की 5 क्या है?
3 में चेक कर लीजिए कि भाई ये वैरी, हाँ ये आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए सर, मिला लीजिए सर, सबके आंसर सेम आने चाहिए भैया। अच्छा, आप में से किसी का एक ही चरण में सही हो गया, कोई ऐसा एक ही लाइन में सही हो गया हुआ? दो में इतनी जल्दी कैसे सही हो गया? नहीं, 2 में अगर हुआ तो फिर 4 पूरा कंप्लीट करिए उसको, है ना? एक लाइन में सही नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि शायद हो सकता है किसी के मन में आइडिया आया हो कि सर जी एक ही बार में सबसे छोटा शब्द लिखते हैं, फिर उससे बड़ा वाला लिखते हैं, फिर उससे बड़ा वाला, ऐसे अरेंज करते हैं एक ही बार में। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि सर एक बार में एक बार में एक बार में एक सही करेंगे, आपको इसी तरीके से चलना है। सही लिख रहा है ना वो? बेटा 2 से आगे बढ़ेंगे भैया, 2 से आगे जाएंगे ना, देखो चेक करो, है ना? चलो मदद करो। आगरा, झांसी, भोपाल, ठीक है, हाँ कानपुर, लखनऊ, कंप्लीट हो गया। आगे और प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो पिक्चर कितने चरणों में? 4 चरण। क्या बात सही है? ठीक, आइए अब एक काम करते हैं, अब आपसे हम कुछ पूछना है, सामने देखकर जवाब दीजिएगा। अरेंजमेंट तो हो गया? कुछ दोबारा बताने की आवश्यकता हो तो मैं बता दूं कैसे हो। क्लियर है सर? सामने देखकर बताइए, पेन मत चलाइएगा, देखकर बताइए, पेन नहीं चलाएंगे कोई भी। जो इसमें तीसरा चरण है, मिल रहा है? अगर उस तीसरे चरण को अपनी जगह पर पलट दिया जाए, रिवर्स करके लिख दिया जाए, मान लो कर दिया, तीसरे चरण को मान लो पलट दिया मन में, तो अब बाएं छोर से लेफ्ट से चौथा शब्द क्या? हाँ, भोपाल। सही है? ठीक। अब दूसरे चरण में दिख रहा है? दूसरे चरण में बाईं तरफ से लेफ्ट से गिनने पर जो शुरुआत के 4 शब्द हैं, अगर उनको अपनी जगह पर पलट दिया जाए, मान लो दूसरे चरण में जो शुरुआत से गिनने पर बाईं तरफ से जो 4 शब्द हैं उनको अपनी जगह पर पलट दिया जाए, रिवर्स करके लिख दिया जाए, तो अब दाहिने छोर से गिनने पर, राइट से गिनने पर 5वां शब्द क्या? हाँ, कानपुर। भाई आप जो पलटोगे वो इतनी कहानी को तो पलटोगे, पलट दिया। अब आपको दाहिने छोर से गिनना है, 1 2, 5वां चाहिए, 5वां 2 के बाद 3 किस पे बोले? 3 4 5। क्या बात सही है? एक छोटी सी सही है ना? अब सुनिए जल्दी से, अब इतना समय नहीं कि हम लोग पेपर में यही सब करते रहे। आओ जल्दी से छोटी सी बेमंटी सीख लेते हैं। बेमंटी क्या है? सुनो, ये नहीं करना है, बचेंगे इससे लोग, बचेंगे। कैसे बचते हैं? नियम याद है? नियम कौन सा वाला? कि आपको सबसे पहले शब्दों को आगे से पढ़ना है कि पीछे देख रहे हो? हर एक शब्द को तो पीछे से देख रहे हो कि आगे से देख रहे हो? याद है? ठीक, तो आपके हिसाब से सबसे छोटा शब्द, सबसे पहले आने वाला शब्द कौन होगा? आगरा। उस पर 1 नंबर डाल दिया। आगरा के बाद कौन? झांसी 2 नंबर। झांसी के बाद कौन? बोलो भाई। भोपाल 3 नंबर। हाँ बोलो। 4 बोलो। हाँ, लखनऊ 5। बस आखिरी का जो नंबर जिस पे पड़े वो नंबर मत डालना। 6वां नंबर आपको पता है सिटी पे लिखने वाले थे आप, तो जो आखिरी नंबर जिस पे पढ़ना हो नंबर छोड़ देना, नंबर ही मत लिखना। 10 लोग हैं तो नंबर कितने पे? 9 पे। 15 लोग हैं तो नंबर कितने पे? 14 पे। ये बात याद रहेगी। अब करना ये है, सबसे पहले 1 नंबर को लीजिए और 1 नंबर के बाईं तरफ देखिए, लेफ्ट साइड पे देखिए, बाईं तरफ
अगर कोई भी शब्द मौजूद हो, जीवित हो, जिंदा हो, जिंदा शब्द किसे कहेंगे? जिस पर कोई निशान ना लगा हो। तो सर ये निशान तो अभी किसी पर भी नहीं लगा, तो एक के बाईं तरफ अगर कोई भी मौजूद हो तो ये एक नंबर हमारे काम का है, इस पर लगा दो सही का निशान। अब आ जाओ 2 नंबर में। 2 नंबर के बाईं तरफ क्या कोई भी शब्द मौजूद है? सर ये भी शब्द मौजूद है, ये भी शब्द मौजूद है, तो ये 2 भी हमारे काम का है, इस पर भी लगा दो सही का निशान। ध्यान रखना जिस पे निशान लगता जा रहा है वो हटता जाएगा, चाहे निशान सही का लगे और चाहे गलत का लगे। अब आ जाओ 3 नंबर पे। 3 नंबर के बाईं तरफ क्या कोई भी शब्द मौजूद है? देख के बताओ। हाँ सर मौजूद है। अगर मौजूद है तो ये 3 भी हमारे काम का है। अब आ जाइए 4 पे। 4 के बाईं तरफ कोई भी शब्द है? नहीं, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, कट्टा। क्या बात समझ रहे हैं? अब जिन पर निशान लग चुके हैं वो शहीद हो चुके हैं, वो हट चुके हैं। अब आ जाओ 5 पर। अब आप बताइए 5 के बाईं तरफ क्या कोई भी मौजूद बचा? जी ये बचा है, बचा। इस पर नंबर नहीं पड़ा है, कोई मतलब नहीं, निशान भी तो नहीं लगा है। मेन इंपॉर्टेंट होता है निशान। तो 5 के बाईं तरफ बिना निशान वाला एक बचा हुआ है, तो ये 5 भी हमारे काम का है। अब आप ये गिन लो कि आपने सही के निशान कितने लगाए? 1 2 3 4। तो ये व्यवस्था कितने चरणों में हुई? 4। अगर कोई कहता है डायरेक्ट तीसरा चरण बनाइए, दूसरा बनाइए, वो भी आप बना सकते हैं। कल की क्लास में आपको यही बताएंगे। पहले इस पूरी कहानी को दोबारा से बताएंगे, ट्रिक वाली बात को, और उसके अलावा ट्रिक को हम रिपीट करेंगे। ट्रिक को हम कल एक बार रिपीट करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। प्लस आपको ये भी बताएंगे तीसरा चरण, पांचवा चरण डायरेक्ट कैसे बने। क्या बात समझ रहे? अच्छा, एयरफोर्स का आज एक एक्स्ट्रा क्लास लग रहा है, 3 दिन तक चलेगा, इंग्लिश का। तो अगर आप में से कोई एयरफोर्स का पेपर दे रहा हो तो उसमें मैम एयरफोर्स के पेपर को इंग्लिश कैसे क्रैक करें, ठीक है, वो मैम बताएंगे। तो 3 दिन तक लगातार क्लास है, अभी इसके ठीक बाद क्लास शुरू होने जा रही है। तो अगर कोई देना चाहे, मतलब पेपर दे रहा हो एयरफोर्स का, तो वो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। इंग्लिश में मैम 3 दिन तक लगातार वही बताएंगी कि मतलब एयरफोर्स का पेपर क्रैक कैसे करें, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, तमाम चीजें। 3 दिन तक ये चलेगी स्पेशल क्लास, 10 से 11, 10 से 11 दिन, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। करवाया